जगदेव बाबू कुशवाहा जी ने जो बातें कही हैं उनमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 90 भाग जो हमारा है ये आखिर कब तक छिनता रहेगा? ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को 100 में जो 90 भाग उनका है वो 90 भाग कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आप कभी इस पर चिंतन करते हैं? उन्होंने एक बात बहुत सही कही, मैं भी वही बात बोलता हूं कि हम लोग जितने भी प्रोग्राम करते हैं, जितने भी कार्यक्रम करते हैं, जितने भी चिंतन शिविर करते हैं, सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन सारे प्रोग्रामों के अंदर हम 95% लोग केवल पुरुष लोग आते हैं। ना अपनी पत्नी को लाते, ना अपनी बहन को लाते, ना अपनी मां को लाते, ना अपने बेटे और बेटियों को लाते। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे प्रोग्राम में ज्यादातर लोग बुजुर्ग आते हैं, यूथ नहीं आते, बच्चे नहीं आते, महिलाएं नहीं आती। तो हम पुरुष लोग, वो भी ज्यादा उम्र के लोग, वो चिंतन शिविर में जाते हैं, वो इस तरह के सेमिनार में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं। लेकिन घर के बगल में पड़ोस में कोई कथावाचक आया है, कोई माता की चौकी लगी है, कोई वहां पर जागरण हो रहा है, तो पुरुष तो आ गए यहां, हम भाषण दे रहे हैं या सुन रहे हैं, और वो हमारी पत्नी पड़ोसन के साथ बच्चों को लेकर चली गई कथावाचक को सुनने, जागरण को सुनने। तो ये बताइए आपके घर में विचारधारा किसकी बढ़ेगी? आप तो सुबह निकलते काम पे चले गए, रात को घर पे आ रहे हैं, और पत्नी जिस विचारधारा को सुन रही है, आपके बच्चे जिस विचारधारा को सुन रहे हैं, आपकी बहन बेटी और मां जिस विचारधारा को सुन रही है, वो विचारधारा पनप रही है, फल फूल रही है। वो विचारधारा जो छुआछूत पर आधारित है, वो विचारधारा जो ऊंच नीच पर आधारित है, वो विचारधारा जो जाति पर आधारित है, वो विचारधारा जो वर्ण पर आधारित है, वो विचारधारा फल फूल रही है। इसलिए जो 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो 90 भाग आपको मिलने वाला कभी नहीं है। अगर आपको 90 भाग चाहिए जिसमें आपका हक है, तो आप ऐसी सारी सभाओं में अपने छोटे बच्चों को, जवान बच्चों को, बेटे बेटियों को, मां को, बहन को, बेटियों को लेकर साथ में शामिल हों, ताकि जो कैडर यहां दिया जाता है उस कैडर से कुछ सीख कर आप जाएं। और वो जो सीख कर गए वो केवल आपके अपने तक सीमित ना है, वो आपके परिवार में जाए। वो कहते हैं ना कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो केवल एक पीढ़ी पढ़ती है, लेकिन जब महिला पढ़ती है तो वो 3 पीढ़ी को पढ़ा देती है। महिला अपने पीहर को भी पढ़ा देती है, महिला अपने घर को भी पढ़ा देती है, और जहां उनकी बेटे बेटी की शादी होती है, महिला उस परिवार को भी पढ़ा देती है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी विचारधारा पनपे, अगर आप चाहते हैं कि अर्जक का संदेश केवल संदेश ना रहे, वो आचरण में आ जाए, अंबेडकर का संदेश आचरण में आ जाए, तथागत बुद्ध का संदेश आचरण में आ जाए, ज्योतिबा फुले का संदेश आचरण में आ जाए, साहू जी महाराज की जो विरासत है, जो हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत है, वो हमारी धरोहर है, अगर आप चाहते वो फले फूले पनपे आगे बढ़े, तो आप ऐसे आयोजनों में अपनी पत्नी को, अपनी मां को, अपनी बहन को, अपने बेटे बेटी को, उनको साथ में लेकर आए, ताकि आपकी विचारधारा आगे बढ़े। उसके बाद 90 भाग आपका अपने आप हो जाएगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन होते हैं? लोग कहते हैं आपकी कुर्सी चली जाएगी, आपको टिकट नहीं मिलेगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी कुर्सी छीनने वाले, आपके टिकट काटने वाले लोग वो होते कौन हैं? वो 12% लोग, आप 88% लोग। अगर आप एकजुट रहें, विचारधारा से जुड़े, तो आप लोग तो कुर्सियां देने वाले हो। आप कुर्सी जब चाहे जिस मर्जी की छीन सकते हो। आपकी कुर्सी कौन छीनेगा? आपकी टिकट कौन काटेगा? अब ध्यान रहे, चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है, और आपको चुनाव के अंदर सबसे बड़ा हथियार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या दिया, इसको भी समझना पड़ेगा। जब भारत आजाद होने वाला था, इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अब अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो आपको जान के ये ताजुब होगा कि वो लोग वोट का अधिकार
केवल ग्रेजुएट को देना चाहते थे, केवल इनकम टैक्स पेई को देना चाहते थे, केवल बड़े जमींदारों को देना चाहते थे, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए आप ग्रेजुएट नहीं बन पाए। और इन सारे वर्गों को संपत्ति रखने का और व्यापार का भी अधिकार नहीं था, इसलिए वो ना व्यापारी बन पाए, ना इनकम टैक्स पेई बन पाए, ना बड़े जमींदार बन पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ संविधान सभा के सदस्य देश की महिलाओं को, देश के दलितों को, देश के आदिवासियों को, देश के पिछड़ों को वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। तो वो केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वहां नहीं अड़ते और अपने तर्क से, अपने आर्ग्यूमेंट से पूरी संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर ना करते कि भारत में रहने वाले सभी लोग किसी भी जाति धर्म के हों, छोटे हो या बड़े हों, छोटी नौकरी में हो या बड़े नौकरी में हो, मजदूर हो या किसान हो, चपड़ासी हो या अफसर हो, सबको समान वोट का अधिकार मिलेगा। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। लेकिन अगर बाबा साहब इस बात को नहीं मनवाते और संविधान सभा के सदस्यों की बात को मान लेते तो भारत में केवल 5% लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता और वो सरकार को 5% लोग चुनते, फिर सरकारें केवल 5% लोगों के लिए काम करती, फिर आपका कोई जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर न बनता, फिर आपका कोई MP, MLA और मंत्री भी नहीं बनता, मुख्यमंत्री भी नहीं बनता, राष्ट्रपति भी नहीं बनता, चीफ जस्टिस भी नहीं बनता। आज और हम और आप जो भी कुछ बन पाए हैं वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प है, जो उनका जो आंदोलन है, उनके आंदोलन की वजह से बन पाए। और उनकी आंदोलन की वजह से जो हमारे लोग आगे आके इस आंदोलन को आगे लेकर चले, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद रामस्वरूप वर्मा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ललित सिंह यादव जी, बाद की पीढ़ी भी है, लालू यादव जी भी हैं, और भी लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें अपनी इस लड़ाई को लड़ने वाली जो बहुजन विचारधारा है, जो बहुजन विचारधारा को लेकर चलेगा, हमें नारा देना चाहिए, जो बहुजन की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जो हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, जो जातिगत जनगणना करने को तैयार नहीं है, जो हमारे लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से देश के सारे संसाधनों में, जंगल जमीन में, सारे पदों पर, हर जगह जो हिस्सा देने को तैयार नहीं है, हम उसको वोट देने को तैयार नहीं है। जो हमें हमारा हिस्सा देने को तैयार नहीं है, हम उसे वोट देने को तैयार नहीं है। दोबारा हम गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश कर दी है। वो लोग समझ गए कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनके पास बोलने की ताकत कहां से आ गई। आज ये अपना हक मानने लगे हैं। आज ये कहने लगे हैं 100 में 90 शोषित हैं, हमें 90% हमारा भाग है, हमें चाहिए। ये बोलने की ताकत इन बेजुबान गूंगे बहरों में कहां से आ गई? उन्होंने इस पर चिंतन किया तो उनको समझ आया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके पढ़ने के रास्ते खोल दिए और रिजर्वेशन की व्यवस्था करके इनके नौकरी के रास्ते खोल दिए। तो ये बोलने की ताकत पढ़ने की वजह से आई, नौकरी की वजह से आई, जेब में थोड़ा पैसा आने लगा। जब पैसा आता तो सामर्थ्य आता है, सामर्थ्य आता तो बोलने की ताकत आती है। वैसे भी पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, और जो जिस पर ज्ञान होता है वो कभी चुप नहीं रह सकता, गलत बात के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। और पढ़ लिख कर भी अगर वो अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, वो तो वैसे भी अनपढ़ों के समान है। तो उन्होंने सोचा इसका मतलब इनके पास जो बोलने की ताकत आई है वो नौकरियों की वजह से आई है, वो पढ़ने की वजह से आई है। फिर से इनकी पढ़ाई छीन लो, फिर से इनकी पढ़ाई छीन लो। तो उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा क्या किया, पहले धीरे धीरे, पहले आपको पता होगा प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सब सरकारी स्कूल होते थे। क्योंकि हमने तो सर्वे किया है, देश के अंदर जितने जज हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जितने भी सीनियर लेवल के, उनकी पढ़ाई का हमने देखा वो कहां से पढ़े हैं। तो आपको जान के ताजुब होगा, 98% सीनियर जजेस, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर ब्यूरोक्रेट 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे तो ये पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसलिए सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दो, प्राइवेट स्कूल खोल दो। उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए, एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद होते चले गए। आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग
बिल्कुल जैसे पहले गूंगे बहरे गुलाम थे, आपने तो फिर से गुलामी स्वीकार कर ली है। लानत है, मुझे दुख होता अपने समाज के ऊपर। कब जागोगे आप लोग? आपको पता ही नहीं चला पिछले 15 सालों के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या देश की जनसंख्या कम हो रही है? जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो सरकारी स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे, फिर सरकारी स्कूल बंद क्यों हो गए? सरकारी डाटा बता रहा है कि 15 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने का माहौल नहीं है, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है। मजबूर आदमी सोचता है कि बच्चे को कामयाब बनाना तो प्राइवेट में पढ़ाओ, और प्राइवेट में जो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं उसमें एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ दिए जाएं तो एक बच्चे को शहर के अंदर पढ़ाने के लिए 8 से 10 हजार रुपया चाहिए। और हर घर में कम से कम 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया महीना चाहिए। लेकिन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ ली जाए तो 5,000 से 20,000 रुपए के बीच महीना है। तो जिसके पूरी परिवार की इनकम 5,000 रुपए से 20,000 रुपए महीना के बीच है, क्या वो अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में 15 से 20,000 रुपए खर्च कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना? तो साजिश के तहत सरकारी स्कूल जो बेहतरीन होते थे, जहां पे एग्जाम पास करके टीचर बनते हैं, क्वालिफाइड टीचर होते हैं, जो पास नहीं कर पाता वो प्राइवेट में पढ़ाता है, वो प्राइवेट में पढ़ाता है। काबिल टीचर सरकारी में, और सरकारी स्कूल का माहौल खराब, सरकारी स्कूल में पढ़ने का माहौल नहीं। तो जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के और माइनॉरिटी के बच्चे ना पढ़ पाए। तो एक तरफ